जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अभियान में आज पड़ताल उस एनकाउंटर की जो 16 मई को दिल्ली के स्पेशल सेल ने राजेंद्र नगर में किया। स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में मनोज वशिष्ठ को तो मार दिया, लेकिन स्पेशल सेल की इस कार्रवाई पर मनोज के परिवार वालों ने सवालिया निशान लगा दिया है। मनोज के परिवार का कहना है कि एक एसीपी की मदद से 2 बिल्डरों ने मनोज के कत्ल की साजिश रची। सवाल यह है कि आखिर एनकाउंटर का सच है क्या? मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर का सच क्या है? क्या मनोज को साजिश के तहत मार डाला गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 16 मई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्पेशल सेल के एनकाउंटर में मारे गए मृतक मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मनोज की पत्नी प्रियंका बार बार कह रही हैं कि मनोज का एनकाउंटर नहीं, हत्या की गई है। ये एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर तब होता है जब कोई काउंटर करता है। यहाँ तो काउंटर हुआ ही नहीं, फिर ये एनकाउंटर कैसे है? ये तो हत्या है। लेकिन सवाल उठता है कि मनोज की हत्या क्यों की गई? जवाब भी परिवार वाले ही दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मिलकर मेरे पति के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, जिसमें मुझे शक है कर्नल तजिंदर और कर्नल सुरजीत, और ये जो लेडी जेनिफर वो भी उन्हीं का पार्ट हो सकती है। उनके ऊपर मुझे शक है कि इन सब लोगों ने मिलके मेरे पति की हत्या करवाई है। पंजाब के जो 2 लोग हैं, मिस्टर तेजिंदर और कर्नल सुरजीत के, इनसे कभी ना कभी उन्हें अपनी जान का खतरा हो सकता है। दिल्ली में अधिकारी हैं मिस्टर सागर सिंह कलसी, जिनके नाम से सबसे ज्यादा धमकी दी जाती थी, और साथ में ये बोला जाता है कि दिल्ली के और कई आईपीएस अधिकारी इस रैंक के हैं कि उनके थ्रू उनका कभी भी इनकाउंटर कराया जा सकता। मृतक मनोज वशिष्ठ का परिवार आरोप लगा रहा है कि चंडीगढ़ के कर्नल सुरजीत सिंह और तेजेंद्र सिंह ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मनोज को कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। कर्नल सुरजीत और तेजेंद्र ने मनोज को कई बार एसीपी सागर सिंह कलसी के नाम से धमकाया और कहा था कि पुलिस मुठभेड़ में वो मनोज का मर्डर करा देंगे। स्पेशल सेल सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि जिस मनोज का 16 मई को स्पेशल सेल ने एनकाउंटर किया, उसी मनोज को स्पेशल सेल ने 6 मई को क्लीन चिट दे दी थी। मनोज की पत्नी प्रियंका ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का वो आदेश दिखाया है जो मनोज की अग्रिम जमानत की अर्जी के जवाब में दिया गया था। 6 मई को जारी कोर्ट के इस आदेश में साफ लिखा है कि स्पेशल सेल के पीएस से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि आवेदक या आरोपी के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही कोई शिकायत पाई गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम जमानत के लिए दायर अर्जी पर कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे खत्म किया जाता है। ये किस लिए दिया गया है? मैंने ये फेक तो नहीं बनाया होगा, और मैं मीडिया में से प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ये ऑनलाइन भी है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब क्या वो आप कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं? अब स्पेशल सेल क्या जुडिशरी से भी बड़ा हो गया है? दरअसल मनोज वशिष्ठ ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। इसी सिलसिले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से जानकारी मांगी थी कि मनोज वशिष्ठ के खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज हैं। इस पर स्पेशल सेल ने कोर्ट को बताया था कि मनोज के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। स्पेशल सेल के जवाब के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं होने की बात कहकर मनोज वशिष्ठ की अर्जी खारिज कर दी थी। जो एंटीसिपेटरी बेल इसलिए लगाई थी, इसलिए मालूम करने के लिए कि उसके खिलाफ स्पेशल सेल में क्या लगाने के लिए। सवाल उठता है कि 10 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस जिस शख्स को क्लीन चिट दे रही थी, उसने 10 दिन बाद ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उसका एनकाउंटर करना पड़ा? दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं है। उन्होंने एक मर्डर को अंजाम दिया है, कुछ आरोपी को पता चला है? जब आपके साथ में डिटेल्स साझी करनी होगी कर ली जाएगी। मामले में एक पेच ये भी है कि अगर मनोज वशिष्ठ के खिलाफ केस नहीं थे तो उसे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी देने की क्या जरूरत पड़ी? उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? जाहिर है मामला काफी पेचीदा है। जांच के बाद शायद इन सवालों के जवाब मिल सके। नरेश बेस्वानी के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
इस पूरे मामले में शामिल 9 पुलिस वालों का ट्रांसफर भी किया जा चुका है स्पेशल सेल के, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी का सीधे उन्होंने नाम लिया है और कहा है कि दरअसल साजिश का हिस्सा है ये पूरा का पूरा एनकाउंटर। और इसी पर अभियान में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौतम कौल जी, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और एमएस खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिमिनल लॉयर। लेकिन सबसे पहले गौतम सर, आपसे ही मेरा ये सवाल है, एक आईपीएस अधिकारी का सीधे नाम लेकर उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। परिवार वाले अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएं ताकि कम से कम उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाए और सच की तह तक जाने की जो उनकी कोशिश है उसमें उन्हें कामयाबी मिल सके? मेरा अपना विचार है कि जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है दिल्ली पुलिस में, उस पर कुछ विश्वास रखा जाए जी। वो इसलिए भी कि आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से आप ढूंढ के निकालेंगे कि वो ग्रुप जो कि तहकीकात करे, चाहे वो सीबीआई का हो चाहे कहीं और का भी हो, वहां पे भी आईपीएस अफसर हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुलिस को मारे पुलिस वाला या मारे करतारा। तो ये इस पे कोई शक होना नहीं चाहिए कि जो कार्रवाई इस वक्त कर रहे हैं जो पुलिस वाले ही कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उसके आईपीएस भी हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं, उनको जो है काम करने दिया जाए। और अगर उसमें कोई अगर कुताही हो रही है तो फिर उस पर जो है उंगली उठा के और उस केस को जो है वो दिल्ली पुलिस के बाहर भी किया जा सकता है। लेकिन एक और सवाल मन में उठता है, जिस शख्स को एक दिन पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी जाती है, उसी के 10 दिनों के बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है, ये अपने आप में वास्तव में बेहद पेचीदा है कि आखिर इस एनकाउंटर के पीछे का सच है क्या? क्योंकि इस पूरे मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उलझा लिया है। देखिए, इसमें जो है जो इस वक्त जो तहकीकातें चल रही हैं और जो कि अखबारों में भी इस वक्त उनके पे काफी लेखन आ रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि ये जो इनकाउंटर है ये पूरा सच नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश लगती है। और पुलिस जो है वो तहकीकात जिस तरह से कर रही है, जो कि गहराई में जा रही है, और वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कॉन्स्पिरेसी क्या है। क्योंकि जो एसआईटी के जो लोग हैं उनका जो असली जो काम है वो टेररिज्म का काम है। ये इस तरह से जो केसेस होते हैं चीटिंग के, और उनके पीछे जो है इनको दौड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये केस जो है अपनी जगह पे ये शक के नजर में रखा गया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस को जो है इस वक्त मौका देना चाहिए कि वो लेकिन उसे दिल्ली पुलिस के ऊपर परिवार वाले भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। और जिस स्पेशल सेल ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, 9 पुलिस वालों के ट्रांसफर के बावजूद भी घर वाले मानने को तैयार नहीं है। और इसी सवाल के साथ एमएस खान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, परिवार वाले अब किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएं ताकि उनके मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो सॉल्व हो सकें? देखिए, इस एनकाउंटर के मसले पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 3 बार गाइडलाइन आ चुकी, 97, 2003, 2010 जी। और उसके बाद फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो लेट डाउन की थी, जिसमें सबसे पहली गाइडलाइन जो ये थी कि आप इमीडिएटली एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। एफआईआर लॉन्च करने के बाद एनकाउंटर में उसको ट्रांसफर कर देंगे उस पुलिस स्टेशन को जो इन्वॉल्व नहीं होगा जी। और आप उसमें बिल्कुल मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच को बनाया गया था, सारे सर्कमस्टांसेस में जाएंगे और अगर दोषी पुलिस वाले पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच, मजिस्ट्रेट से आप जांच कराएंगे और मजिस्ट्रेट सब गवाहों को बयानात रिकॉर्ड करेगा और अपनी फाइंडिंग देगा। और कोई भी गैलेंट्री अवार्ड या कोई भी इनको प्रमोशन आउट ऑफ प्रमोशन जब तक इंक्वायरी चलेगी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के मामले में जैसे भी मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं, क्योंकि देखिए यही साफ नहीं हो पा रहा कि जैसे आपने कहा कि इसके खिलाफ मामला ही नहीं था स्पेशल सेल में, तो और सीआरपीसी सेक्शन 46 क्लियर पावर देता है पुलिस को कि वो फोर्स यूज कर सकती है, लेकिन वो एक रेस्ट्रिक्शन और देता है कि पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो उस आदमी की हत्या कर दे कि जिस पर कोई ऐसा मुकदमा ना हो जो जिसमें फांसी या उम्र कैद ना हो। तो अभी यही सामने नहीं आ रहा कि उस पर कितने मुकदमे थे और कौन से मुकदमे थे। तो ऐसा तो जो दिख रहा है प्राइमा फेसी, मुझे भी इसमें कोई डाउट नजर आ रहा है। बिल्कुल डाउट नजर आ रहा है और उस डाउट को लेकर परिवार वाले भी चाहते हैं कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो। प्रियंका, जो मनोज वशिष्ठ की पत्नी है, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके भाई अनिल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रवि शर्मा। प्रियंका शायद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, आवाज मिल रही है क्या आपको मेरी? चलिए उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले रवि का हम रुख कर लेते हैं। रवि, वास्तव में पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि परिवार वाले जो बातें कह रहे हैं उसमें बहुत दम नजर आ रहा है।
अब चीजें जिस तरह से उलझी हुई हैं वो सॉल्व कैसे होंगी अगर जो पुलिस जांच कर रही है उस पुलिस के ऊपर परिवार वालों को भरोसा ही नहीं है तो? जी, जाहिर तौर पर इस मामले में जो सबसे बड़ी मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रही है वो यही है कि यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है। पुलिस अफसरों पर फिलहाल यकीन नहीं रह गया इस परिवार को। जिन 3 लोगों के नाम भी लिए हैं, कलसी नाम के एक अफसर का और इसके अलावा 2 और लोगों के जो नाम लिए हैं इस परिवार ने, जो कि उनके नाम से लगातार उनको धमकियां मिल रही थी, उस बाबत भी पुलिस को इत्तला नहीं की गई है इस परिवार की तरफ से। लिहाजा पुलिस अभी नहीं जानती कि वो कौन आईपीएस अफसर है जिसका कलसी नाम सरनेम है और इसके अलावा जो 2 और लोगों के नाम बताए गए थे कि उनके नाम से धमकियां मिल रही थी। अब जब तक उनकी शिकायत पुलिस को नहीं की जाती है तब तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। मीडिया को जरूर बागपत में उन्होंने बयान दिया और ये बातें बोली हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस को जांच करनी है और पुलिस तक अभी ये जानकारी पहुंची ही नहीं है ऑफिशियली, मीडिया के जरिए पुलिस को पता चला है। अगर हम बात करें कलसी की तो दिल्ली में एक ही आईपीएस ऑफिसर है जो कि कलसी के नाम से जाने जाते हैं, सरनेम है उनका कलसी, सागर कलसी, जो कि एडिशनल डीसीपी है, सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल तैनात हैं वो। लेकिन उनका इस केस से कोई लेना देना है या नहीं, ये बात अभी इन्वेस्टिगेट भी नहीं की जा रही है क्योंकि ऑफिशियली कोई शिकायत पुलिस के पास है नहीं। तो एक तरह से कहें पुलिस के लिए उलझन तो काफी है, लेकिन अभी अगर परिवार आगे शिकायत नहीं पहुंचाता है पुलिस को तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट होने में और ज्यादा वक्त लगेगा, उलझनें और बढ़ेंगी। और इससे बहुत जरूरी हो जाता है, प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इस मामले को पुलिस तक वो कब तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब तक ये मामला पुलिस के पास पहुंच नहीं जाता है तब तक शायद इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती है। मनोज वशिष्ठ का दिल्ली में एनकाउंटर और उस एनकाउंटर से उपजे कई सवाल अपने आप में ये सवाल मन में पैदा करने को मजबूर करते हैं कि इस पूरे मामले का सच है क्या, और इसी पर हमारा अभियान लगातार जारी है। लेकिन एक बार फिर से आपका एमएस खान साहब रुख करते हुए, स्पेशल सेल की भूमिका जैसा कि ब्रेक के समय आप जिक्र भी कर रहे थे कि हमेशा ही सवालों की घेरे में होती है, तह तक जाकर फिर एनकाउंटर करने या पहले पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? और दिल्ली का मामला शायद इसी वजह से और उलझा हुआ है कि आप आसानी से उसे पकड़ सकते थे लेकिन आपने उस शख्स को जानबूझकर मारा। इस तरह की स्थिति क्या शक के दायरे में है? देखिए, अभी जैसे फुटेज जो चल रहा है, जो फुटेज मैंने देखा, तो इसमें लग नहीं रहा कि वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, जैसा दिख रहा है जी। और वहां पर 9 पुलिस वाले, जैसा मुझे सुन रहा हूं मैं कि 9 पुलिस वाले इस टीम में इन्वॉल्व थे। तो 9 पुलिस वाले और वहां पर आदमी एक है, रजिस्टर वहां पर कोई और नहीं कर रहा, सिर्फ अकेला जो शख्स ब्लैक कपड़ों में दिख रहा है वो दिख रहा है। तो उसको पकड़ा भी जा सकता था, लेकिन यहां पर गोली मारने की तुक कोई नजर नहीं आ रही। और रहा सवाल इसका कि स्पेशल सेल, तो देखिए मैं तकरीबन पिछले 15 साल से स्पेशल सेल के अगेंस्ट केसेस लड़ रहा हूं और इनके जो केसेस में जो कमियां उजागर होती है उसी की वजह से बहुत सारे मुकदमा जिनको वो अब टेरर केस से रिलेटेड होते हैं छूटते हैं। तो ये गड़बड़ घोटाले इनके केसेस में हमेशा होते हैं। इवन जो इनके एनकाउंटर रहे, जैसे बटला हाउस एनकाउंटर भी रहा, तो सब जगह आवाजें उठी, लेकिन चूंकि यहां पर एक प्रूफ आपको मिल गया है वीडियो फुटेज के रूप में, जिसको देखकर अगर जांच आसान हो सकती है कि कौन गोली चला रहा है, किस पर गोली चला रहा है, कैसे चला रहा है। और यही सवाल बार बार परिवार वाले भी खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिल जुड़ चुके हैं जो कि मनोज के भाई हैं। अनिल, आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 लोगों के आप लोगों की ओर से नाम लिए गए हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम लेकर आपने कहा है कि षड्यंत्र में वो आईपीएस शामिल है। इसके पीछे का आधार क्या है? क्यों आप लोग सीधे सीधे इन लोगों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हो सकते हैं इस साजिश के पीछे? आपके व्यापार की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। मुझे अभी ये पता चला है कि पिछले कुछ समय से सुरजीत सिंह जो जालंधर से हैं, पंजाब से, और दूसरे तेजेंद्र सिंह, कर्नल तेजेंद्र सिंह है पंचकुला से जी, उन्होंने बार बार भाई साहब को धमकाया है लगातार। और सागर सिंह कलसी हैं कोई डीसीपी दिल्ली के, उनके नाम से धमकाया जाता रहा और साथ में ये भी कहा जाता रहा है कि उनके बहुत से आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं जी, कि अगर उनके साथ बैठ के कोई सेटल नहीं होता है तो वो एनकाउंटर भी करा सकते हैं। अब ये बात, इतनी बड़ी बात हमारे सामने आ जाती है तो सवाल उठाना जाहिर सी बात है, बनता है। और जबकि सबसे बड़ी बात है कि सुरजीत सिंह के बारे में मुझे पता चला है जो जालंधर से हैं जी, वे खुद ही दिल्ली से रेप केस में वांटेड चल रहे हैं किसी थाने से। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरा, एसआईटी पे सवाल उठाना हमारा जाहिर बनता है। डीसीपी रैंक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हमारे सामने आ रहा है जी। उसके बाद उसने बहुत से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से संबंध होने की बात की है। तो मैं नहीं मानता किसी भी केस में अगर डीसीपी रैंक के लेवल षड्यंत्र कर रहे हैं और मर्डर करा दे रहे हैं
तो एसआईटी की रिपोर्ट सही जांच कर पाएगी, मैं नहीं मानता। प्रियंका क्या आपके साथ मौजूद हैं? प्रियंका, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, या फिर अनिल, मैं चाहूंगी ये सवाल आप दोहरा दें अगर वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हो तो। प्रियंका, अब आगे आप क्या चाहती हैं? इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि तीन जो ये जांच अलग अलग जांच चल रही है जी, ये सारी ही एसआईटी और ये सब डिपार्टमेंटल बायस हो सकती है जी, इससे मुझे नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं जुडिशियल इंक्वायरी चाहती हूँ। यानी कि न्यायिक जांच चाहती हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम आप ले रही हैं, क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल जी जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो बातें आप लोगों की ओर से मीडिया को बताई गई हैं, 3 लोगों का नाम, एक आईपीएस अधिकारी, इन लोगों के बारे में पुलिस को आपने जानकारी दी है कि ये लोग शक के घेरे में हैं और इनकी भूमिका की भी जांच की जाए? कमिश्नर साहब को दिए, कमिश्नर साहब को जानकारी दी है वर्बली। साहब को मैंने जानकारी दी थी इस बात की। और दूसरी बात यह कि अभी जैसा कि हम लोग मनोज जी की अस्थियां प्रभावित करके आए हैं, और मैं कल जब दिल्ली जाऊंगी तब मैं उन्हें एसआईटी में जाकर ये सारी चीजें बताऊंगी। बाकी कमिश्नर साहब को मैंने ये सारी चीजें बता दी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को आप लोगों ने ये सारी बातें बता दी हैं। अनिल जी, क्या आप लोगों को किसी तरह का आश्वासन दिया गया है बस्सी साहब की ओर से? एक्चुअली हम लोगों ने जब सारी बात रखी, अपनी मांगे रखी थी जी, तो उनकी तरफ से एक इंक्वायरी विजिलेंस को सौंप दी गई थी, दूसरी इंक्वायरी एसआईटी को सौंप दी थी गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जी, तीसरी ये दिल्ली पुलिस कर रही है और मजिस्ट्रेटिक जांच इसमें दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। लेकिन अब जो हमारे सामने नए तथ्य सामने आए हैं तो हमें नहीं विश्वास हो पा रहा है कि इसमें हमारे साथ न्याय होगा। इसीलिए हम देश की जुडिशरी में बहुत विश्वास करते हैं। हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और उच्च न्यायालय से गुहार लगाते हैं कि वो इस केस के लिए स्वयं संज्ञान लें जी, और इसमें खुद से ही जांच शुरू कराएं। और हम केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से भी निवेदन करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी के वो आदेश दें, क्योंकि पिछली कुछ चीजों को देखते हुए, सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए, कोर्ट के हमने ऑर्डर को सामने रखा है। और लगातार एक चीज जो सबसे बड़ी है, जो स्पेशल सेल के कमिश्नर हैं, उनका स्पेशल सेल का बार बार स्टेटमेंट बदलता रहा है जी। सबसे पहले कमिश्नर साहब इस मर्डर के बाद सामने आए, मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा था कि ये एनकाउंटर है। उसके बाद धर्मेंद्र सिंह जो इस पूरे केस में उसके इंचार्ज थे, उन्होंने कहा मनोज जी ने खुद को गोली मार ली। उसके बाद फिर बयान बदला गया, फिर आया कि भूप सिंह ने उनको शूट किया क्योंकि वो धर्मेंद्र सिंह जी के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो काउंटर अटैक भूप सिंह ने किया जी। फिर कमिश्नर साहब का दोबारा स्टेटमेंट आया कि हमारे यहाँ कोर्ट से कोई भी इंक्वायरी नहीं आई। हमने उस पर सवाल खड़े किए, हमने कोर्ट के पेपर रखे। उसके बाद फिर कमिश्नर साहब ने, श्रीवास्तव जी ने फिर स्टेटमेंट बदला, फिर कहा कि हमने उसको क्लीन चिट दे दी है और मेरी नॉलेज में नहीं है कि किस तरीके के इस टीम को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी तरीके से कानून का इस टीम ने पालन ही नहीं किया। जिस तरीके की एंट्री करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक टीम इस इन्वेस्टिगेशन के लिए चलती है, उनको कहीं फॉलो नहीं किया गया। चलिए, यानी कि बार बार बदलते बयान और जो रूल्स रेगुलेशन इस पूरे मामले में फॉलो किए जाने चाहिए थे, उसको उस तरह से पालन नहीं किया गया। इन तमाम बातों को लेकर आप लोगों के मन में सवाल है। परिवार न्यायिक जांच चाहता है, इससे कम पर उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इसलिए प्रियंका आपका, अनिल आपका और कौर साहब, साथ ही एमएस खान और हमारे साथ रवि शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। देखना यही होगा कि पूरे मामले में परिवार जिस तरह से न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, क्या उस मांग को माना जाता है या फिर एसआईटी ही पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले का सच सामने आ पाएगा क्या और आए